Good afternoon, students. If you are able to hear my voice and able to see the screen, then please send yes in the chat box. Y for yes, no for N. Whenever you find that you see the screen blur screen or you are not able to hear my voice, at that time leave the meeting, join it immediately. मीटिंग लेफ्ट करके फिर से इमीडिएटली ज्वाइन करना है. अगर इशू होता है तो मुझे यहाँ पे जल्दी से पता चलता है, बिकॉज मेरे इधर लैपटॉप भी ऑन है. मुझे लैपटॉप के ऊपर जो आपको दिख रहा है वो स्क्रीन मेरे लैपटॉप के ऊपर भी दिख रहा है, वाइट वाइट पेज. जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे म्यूजिकल सिस्टम है जो मुझे बता रहा है कि मेरी वॉइस की क्लियरिटी कैसे है, आवाज़ जा रहा है नहीं जा रहा है. अगर आवाज़ में दिक्कत आएगी, दैट सिस्टम में एक सिंपल लाइन आता है जो वाइब्रेट नहीं होता है, तो मैं समझ जाता हूँ ऑडियो में प्रॉब्लम है. अगर मैं यहाँ पे जैसे मेरा हाथ आया तो वहाँ पे भी स्क्रीन के ऊपर आपको भी हाथ दिख रहा है, मुझे भी मेरा हाथ दिख रहा है लैपटॉप के ऊपर. ठीक है. सो दिस आर सच थिंग्स जो मुझे बता देता है कि मेरे इधर से इशू चल रहा है. लेकिन अगर आपके इधर इशू है, बाकी सब लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको मीटिंग लीव करके इमीडिएटली ज्वाइन करना है. ठीक है. दैट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर यू. Now we are supposed to start our syllabus. As we had the introduction earlier, the name of our syllabus is business statistics. So we will start with the same concept. We will start with the understanding कि business statistics होता क्या है. नाम क्या syllabus का? Business statistics. Business statistics. कितने यस एंड कितने टी है काउंट करके रखना. बहुत बार कन्फ्यूजन होता है स्टैटिस्टिक्स लिखने के टाइम पे. तो ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स? कैन यू टेल मी? चलो कोई एक वजन बताओ कि क्या मीनिंग है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का. पढ़ना क्यों है, यूज क्या है, फ़ायदा क्या है ये पढ़ के. प्लीज़ रिप्लाई. कोई भी अनम्यूट करो माइक को और बताओ. चलो जल्दी. मैंने क्या कहा था, टू वे कम्युनिकेशन चाहिए. आप भी बात करोगे, मैं भी बात करूँगा. वन साइड कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ मैं ही बात करूँगा, वो नहीं चाहिए अपने को. मुझे पता तो चले. देखो, अगर आप लोगों को इस फील्ड के बारे में कुछ पता है, अगर अच्छे से पता है तो मैं और आपको नॉलेज दे के और वो आपका नॉलेज बढ़ाऊँगा. अगर गलत पता है तो मैं उसको करेक्ट करूँगा. आप लोग बात करोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको क्या पता है. सो टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस स्टैटिस्टिक्स? क्या होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स? Mayuri said business statistics takes the data and analysis tools from elementary statistics and applies them to the business. ओके, इन्होंने बहुत प्रोफेशनल डेफिनेशन बोला. आई एम वेरी अनप्रोफेशनल पर्सन. मुझे बिजनेस अलग से बताओ, स्टैटिस्टिक्स अलग से बताओ, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बताओ. शी सेड वॉट एवर शी सेड एब्सोल्युटली करेक्ट. बट जैसे कि मान लो कि मैं बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, नॉलेज लेस इलिटरेट पर्सन हो, तो मुझे कैसे समझाओगे कि क्या होता है बिजनेस, क्या होता है स्टैटिस्टिक्स? मयूरी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. यस यस, एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम. ओके. ओके. और हमेशा बिजनेस में प्रॉफिट ही होगा? हाँ, वेरी गुड. वहाँ पे लॉस भी हो सकता है ना? ओके, चलो बाकी और कौन है? Narendra said business is good and services. Business is related to goods and services. Okay, he is also somewhere right. चलो और एक जन कोई बताओ. चलो तीन लोग बताओ, देन आई विल टेल यू. इंटरेक्टिव सेशन बनाना है. इंटरेक्टिव सेशन बनाना है. जल्दी जल्दी जल्दी. कोई एक जन माइक अनम्यूट करके बोलो. कोई एक जन जल्दी, जिसको पता है वो. जिसको थोड़ा बहुत पता है वो भी बोलेगा तो भी चलेगा. मुझे कभी भी स्टूडेंट से राइट आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता है. मुझे तो उनसे रॉन्ग आंसर एक्सपेक्टेड है. क्यों पता है? जब वो गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे. अगर गलतियाँ ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे क्या? तो मुझे राइट आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता है जल्दी. मैं खुश होता हूँ अगर कोई स्टूडेंट राइट आंसर बोले तो आई एम वेरी हैप्पी. और कोई रॉन्ग बोले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ. चलो इसको सीखने को तो मिल रहा है. और इतने सारे बच्चे हैं, 29 स्टूडेंट्स हैं, और एक भी बच्चा आंसर नहीं दे रहा है. ना इंसाफी नहीं लग रहा है?
2 बच्चों ने सिर्फ बताया 29 में से। देखो आपने बताओगे, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। मैंने बहुत कम रिक्वेस्ट रखा कि बस 1 स्टूडेंट आई वांट, 2 का हो गया, अभी 1 स्टूडेंट चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है। फिर आप बात नहीं करोगे तो मैं क्यों पढ़ाऊँ? मैं उसी को नॉलेज दूंगा ना जिसको लेना है। ऐसे शांत बैठने वाले बच्चों को क्यों पढ़ाऊँ? बिजनेस इज अ ट्रेड बिटवीन 2 पीपल, वेरी गुड। बस इसने एकदम पिक पॉइंट पकड़ा है। जैसे मयूर या नरेंद्र ने पकड़ा, तो ये सर आपका नाम क्या है? शिवम, ओके वेरी गुड। सो इन्होंने बहुत एकदम पिक पॉइंट पकड़ा कि बिजनेस इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेड बिटवीन 2 पीपल, वेरी गुड। बिजनेस इज रिलेटेड टू ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या पता है? ट्रेड मतलब क्या पता है? आपने ग्रोसरी के शॉप में गए, किराना के शॉप में गए, 40 रुपए किलो का चावल लिया, तो क्या आप सिर्फ चावल लेके निकल आए? इन रिटर्न कुछ तो दोगे ना। तो आपने उसको पैसा दे दिया। पहले क्या देते थे? चावल के बदले में गेहूँ देते थे, चावल के बदले में कपड़े देते थे, चावल के बदले में शूज़ देते थे, अम्ब्रेला देते थे, पेड़ देते थे, आम देते थे, फ्रूट्स देते थे। अभी क्या करें? चावल के बदले में आप क्या दे रहे हो? पैसा दे रहे हो। क्योंकि उस बंदे ने जिधर से चावल लाया, किराना के जो शॉपकीपर है, उन्होंने जिधर से चावल लाया उसको भी उधर पैसा देना है। तो ये जो ट्रेड होता है ना, ये ट्रेड 2 लोगों के बीच में होता है, 2 या 2 से ज़्यादा, फिलहाल दो दो पकड़ के चलते हैं। एक इसको कुछ तो भी देगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो राइस, और ये इसके इन रिटर्न में इसको देगा पैसा, जिसको कहते हैं मनी, राइट। अभी ट्रेड ऐसी चीज़ है ना जो कहीं पे ख़त्म नहीं होती, इट गोज़ ऑन। मतलब ये जो है, ये शॉपकीपर था और ये कस्टमर था, राइट। इसने भी किसी के पास से क्या लिया होगा? चावल लिया होगा, और इन रिटर्न क्या दिया होगा? मनी दिया होगा। मान लो ये बहुत बड़ी एग्रीकल्चरल कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया? इसके पास से राइस लिया और इसके पास से क्या दिया? मनी दिया। लोगों के बीच में ट्रेड होता है, साइड बाय साइड कमोडिटीज के बीच में भी ट्रेड होता है। राइस के बदले पैसा, राइस के बदले पैसा, आ गया ट्रेड। इसने भी कहीं से ले लिया। इधर क्या डिफरेंस है पता है? ये इसके पास से कुछ प्रॉफिट निकालेगा, और ये डिपेंड करता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये क्या करेगा? एक तो प्रॉफिट निकालेगा या लॉस निकालेगा, वॉट एवर इज द सिचुएशन। एंड ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके ट्रेड से। ट्रेड की बात आई, एक तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ये भी होगा, क्योंकि ये ट्रेड के बीच की बात चल रही है। तो बिजनेस इज रिलेटेड टू ट्रेड। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया जिसमें राइस, मनी, ये सब चीज़ें आई। ये ट्रेड को अगर मैं लार्ज स्केल पे लेके जाऊँ तो मुझे स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट, लार्ज अमाउंट ऑफ राइस, प्रॉफिट, डेटा ऑफ प्रॉफिट, लॉस का डेटा, किराना का शॉप है तो शॉप का डेटा, किधर से आपने राइस लिया, पैसा है तो बैंक का डेटा, और बाप रे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल का डेटा ही आएगा यहाँ पे वर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ राइस का डेटा ही वर्ड आएगा। ये जो आप देख रहे हो, अमाउंट, लार्ज नंबर, प्रॉफिट, लॉस, शॉप, बैंक, ये जितनी भी चीज़ें जो इस ट्रेड से रिलेटेड है, उनका हम डेटा कलेक्ट करते हैं। एंड दैट कलेक्शन ऑफ डेटा, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, एंड उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो हम क्या करते हैं पता? स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा अवेलेबल है, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज मतलब अरेंज करेंगे। कैसे? मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ऑर्गेनाइज होने के बाद उसका हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस होने के बाद क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन, या फिर आप लोग उसका क्या दे सकते हो? रिजल्ट बता सकते हो। तो इंटरप्रिटेशन करेंगे, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर स्टैटिस्टिक्स। ये प्रोसीजर है स्टैटिस्टिक्स का। डेटा में एग्जांपल लेता हूँ, नंबर ऑफ पीपल ईटिंग राइस, कितने लोग राइस खाते हैं, ये डेटा कलेक्ट किया। ऑर्गेनाइज किया कैसे? एज ग्रुप के हिसाब से।
मतलब 5 से 10 साल वाले बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो राइस खाते हैं, 10 से 15 साल वाले कितने बच्चे हैं जो राइस खाते हैं। फिर एनालिसिस किया मतलब किस कौन सा ग्रुप, विच एज ग्रुप कंज्यूम मोर राइस और लेस राइस और डोंट ईट राइस, राइस ही नहीं खाते हैं। फिर इसका इंटरप्रिटेशन कहाँ काम आएगा। जो ज़्यादा राइस खाएगा उसको डायबिटीज़ के चांसेस होने के है। जो कम राइस खाएगा उसको स्किन एलर्जीज हो सकती है। जो राइस ही नहीं खाएगा उसमें डेफिशिएंसीज आ सकती है। ये सब हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। इसका और यूज़ हो सकता है, जो एज ग्रुप राइस को कंज्यूम करना है तो हमें कितना राइस प्रोड्यूस करना होगा नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट कुछ 5 सालों में, वो हम यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो हमें जैसे बिजनेस इम्पॉर्टेंट है, उसका ट्रेड इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ हमें ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स? सो इट इज़ अ साइंस pertaining to the collection, that is the data. So इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सो इट इज़ अ साइंस, इट इज़ अ साइंस। ये साइंस है जो डेटा के साथ काम करता है। कौन सा काम, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये बहुत अलग अलग जगह पे यूज़फुल है। इसके जो यूजेस है बहुत अलग अलग फील्ड में है। मतलब अगर मैं कहूँ तो एकेडमिक्स में है, कौन बच्चे का कितना स्कोर आता है, एज ग्रुप 5 से 10, ये बच्चे पढ़ाई कितने करते हैं, 10 से 15 के बच्चे पढ़ाई कितने करते हैं, वहाँ पे भी काम आता है। 5 से 10 साल के उम्र में कितने सारे गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, ये भी हम डेटा निकाल सकते हैं। 10 से 15 में कितने बच्चे जिनका स्कोर 80 से ऊपर आता है, 80 के नीचे आता है, 60 के नीचे आता है, फेल कितने हुए, वो भी डेटा का हम एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत अलग अलग सेक्टर, मतलब जैसे कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा एरिया है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मुंबई डिस्ट्रिक्ट में गेहूँ कितना आता है, राइस कितना आता है, दाल कितना आता है, मतलब ये किया जाता है, ग्रो किया जाता है फार्म्स के अंदर, उसका डेटा। नासिक डिस्ट्रिक्ट में कितना होता है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में कितना होता है, उसका डेटा। फिर चलो एम्प्लॉयबिलिटी, अनएम्प्लॉयबिलिटी का डेटा निकालते हैं। मुंबई में कितने एम्प्लॉयज़ है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है। फिर एम्प्लॉयड में भी डेटा निकालेंगे, कितने गवर्नमेंट में, कितने प्राइवेट में। फिर उसमें भी निकालेंगे गवर्नमेंट में कौन एचआर सेक्टर में है, कौन पुलिस डिपार्टमेंट में है, कौन डॉक्टर्स है, कौन नर्सेस है। फिर प्राइवेट में भी निकालेंगे कि प्राइवेट में कौन सॉफ्टवेयर में है, कौन सीए फर्म के अंदर है, कौन कॉमर्स अकाउंट्स में, वो डेटा निकालेंगे। फिर उसमें और डेटा निकालेंगे जो गवर्नमेंट में है, जो नर्सेस है, फिर उनमें सैलरीज किसको कितना मिल रही है। प्राइवेट में जो अकाउंटेंट्स है उसमें किसको कितना सैलरी मिल रही है, 20,000 सैलरी मिलने वाले कितने हैं, 25,000 सैलरी मिलने वाले कितने हैं, 40,000 सैलरी मिलने वाले कितने हैं। फिर उसमें और डेटा निकालेंगे जिसमें जिसको 20,000 सैलरी मिली है उसका एज कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। ये सब डेटा यूज़ होता है कहीं ना कहीं। सो हमने सिर्फ एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया वर्ड, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हम बात करेंगे रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड जितना भी डेटा हम यूज़ करेंगे उसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस करेंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। चैट बॉक्स में टाइप करना है, यस के लिए वाई, नो के लिए एन, जल्दी। हेलो। जल्दी रिप्लाई फास्ट करना है। यस मैम। ठीक है, तो अभी हमें स्टैटिस्टिक्स की 4 चीज़ें देखनी है। फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सेकंड, फोरकास्टिंग स्टैटिस्टिक्स। थर्ड, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स। एंड फोर्थ, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अभी होता क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कुछ डेटा अवेलेबल है उसके रिलेटेड नॉलेज गेन करना, ठीक, एंड उस नॉलेज का यूज़ करके कुछ रिजल्ट्स निकालना, कंक्लूजन निकालना, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव। फोरकास्टिंग, जो आपने डिस्क्रिप्टिव से जो आपने नॉलेज लिया है, ठीक, और वो नॉलेज का आपको यूज़ करके फ्यूचर में आपको क्या लगेगा। जैसे मैंने बताया कि
राइस है तो आगे जाके कितना राइस का प्रोडक्शन होना चाहिए, ये जो निकालते हैं उसको फोरकास्ट बोला जाता है। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर रिलेटेड, तो वो क्या रहेगा, वो डेटा निकालते हैं तो उसको फोरकास्टिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ये बोल सकते हैं कि जैसे जिन्होंने ज़्यादा राइस खाया शायद इनको डायबिटीज़ होने के चांसेस है, तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी रिलेटेड। तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, अभी ये टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस होता क्या है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस होता क्या है, तो जो आपने प्रोबेबिलिटी रिलेटेड बात की कि हाँ शायद इनको डायबिटीज़ हो सकता है, तो इनको डायबिटीज़ नहीं होने के लिए क्या करना पड़े, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब इमेजिनेशन, हाइपोथेटिक थिंग्स मतलब जो इमेजिन की जाती है, ये साइंटिफिक वर्ड है, हाइपोथेसिस ये साइंटिफिक वर्ड है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के ये 4 फील्ड हमें इस सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो डेटा है ना, डेटा इसका एक नाम है अवेलेबल इंफॉर्मेशन, इसका एक नाम क्या है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो अवेलेबल है, ठीक। इस अवेलेबल इंफॉर्मेशन को कहा जाता है, इस डेटा को कहा जाता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बैकबोन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर आपके पास डेटा नहीं हो तो स्टैटिस्टिक्स काम करेगा क्या, नहीं, खत्म। ये तो सर ऐसा ही है, अगर सर आपके पास ऑक्सीजन ना हो, आपको वैक्यूम में डाल दिया जाए, क्या आप जिंदा रहोगे, खत्म, नहीं जिंदा रहेंगे। ऑक्सीजन इज द बेसिक पार्ट, तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक पार्ट डेटा या अवेलेबल इंफॉर्मेशन होता है। स्टैटिस्टिक्स का बेसिक पार्ट्स डेटा या अवेलेबल इंफॉर्मेशन होता है, ये बैकबोन है स्टैटिस्टिक्स का। डेटा नहीं रहेगा, बात खत्म। मम्मी पापा ने, आपका जन्म नहीं होगा, आपका जन्म नहीं होगा, लाइफ नहीं मिलेगी, तो इसका मम्मी पापा, स्टैटिस्टिक्स का मम्मी पापा है डेटा, स्टैटिस्टिक्स का मम्मी पापा है डेटा, ये बैकबोन है स्टैटिस्टिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी भी पूछा जाए व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बैकबोन को या फंडामेंटल वर्ड यूज करो, बैकबोन कहो या फंडामेंटल वर्ड यूज करो। सो व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो इट इज अ डेटा, अवेलेबल इंफॉर्मेशन। डेटा नहीं स्टैटिस्टिक्स नहीं, डेटा नहीं स्टैटिस्टिक्स नहीं। अगर आपको पता ही नहीं कितने लोग राइस खाते हैं तो आप एज ग्रुप में डिवाइड कर पाओगे, एज ग्रुप में डिवाइड नहीं कर पाओगे तो क्या आप एनालाइज कर पाओगे कि कौन से ग्रुप में कितना राइस खाया जाता है, कितना नहीं खाया जाता। अगर आप एनालिस नहीं करोगे तो इंटरप्रेट करोगे कि इतना प्रोडक्शन राइस का होना चाहिए, बता ही नहीं पाओगे। अगर मान लो 50 किलो राइस चाहिए, अगर आपने इंटरप्रिटेशन ही निकाला और निकल दिया 500 किलो राइस चाहिए, तो 50 है, 450 एक्स्ट्रा राइस आया, वो क्या करोगे, फेंकना पड़ेगा, ख़राब हो जाएगा। हालांकि फिलहाल स्टोरेज डिवाइसेस है, कंटेनर्स है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट 450 किलो कुछ काम का ही नहीं ना, ठीक। तो डेटा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में मैंने जो बताया, दो वर्ड्स याद रखने हैं, समराइजेशन ऑफ द डेटा, जो हमने बोला था, अवेलेबल डेटा को क्या करोगे आप, समराइज करोगे, ठीक। एंड फिर समराइजेशन होने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन किया जाएगा। जैसे मैंने बोला कि इतने लोग राइस खाते हैं, तो अवेलेबल डेटा था, उससे आपने जस्ट बताया, तो डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना है। फोरकास्टिंग डेटा जो होता है, फोरकास्टिंग डेटा, तो ये फोरकास्ट क्या करता है, तो इट इज़ एस्टिमेट करता है, एस्टिमेशन किसका, ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर मतलब 2 घंटे बाद भी जो होता है उसको फ्यूचर कहते हैं। जैसे कि वेदर डिपार्टमेंट है, आप लोगों को नोटिस भेजता है कि नेक्स्ट 4 घंटे में बहुत हेवी बारिश होगी, सो व्हाट दे आर डूइंग, वेदर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। ये क्या करता है, फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट करता है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, तो ये डिसीजन थेरी होता है, ये क्या करता है, डिसीजन होता है, डिसीजन थेरी, ये डिसीजन दे देता है कि कितने लोगों को कितना चाहिए। इसको डिसीजन थेरी कहो या इसको चांस कहो, ठीक है। तो ये चांस दिखाता है कि आपको चांस लेना है या नहीं है, मतलब अगर आपको पता है डायबिटीज़ होने वाले इतने लोग हैं तो प्रोडक्शन कम करना है या बढ़ाना है या उतना ही रखना, तो आपको चांस लेना है, कम करके क्या होगा देखना है, ठीक है। सो इट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ चांस। जैसे कि अभी आप सभी लोगों ने चांस ले लिया, चलो बीएससी लेके, सॉरी बीएमएस लेके क्या होता है, तो इट इज़ अ चांस। बीकॉम भी ले सकते लेकिन बीएमएस लिया क्यों, और बीकॉम वाले सोचेंगे चलो चांस लेके देखते हैं, अगले साल बदल जाएगा, बीकॉम लेके देखते हैं। सो यू आर टेकिंग अ चांस, मेरे को आता है या नहीं आता है, गेटिंग। सो यू आर टेकिंग अ चांस, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी कि क्या हो सकता है, इसका एजम्पशन, ठीक है। सो समटाइम्स इट इज़ रिस्की आल्सो एंड समटाइम्स इट इज़ बेनिफिशियल आल्सो, ठीक। तो एंड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस मतलब इमेजिनेशन, इमेजिनरी थिंकिंग, उसको क्या कहते हैं, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। क्या राइस का प्रोडक्शन कम करने से डायबिटीज़ के लोगों का नंबर कम हो सकता है क्या, पॉपुलेशन कम हो सकता है क्या, क्या
राइस का प्रोडक्शन, राइस खाने को लोगों में अगर हम ये करें, क्या कहते हैं उसको, जन जागृति करें, तो क्या लोगों को जो डेफिशिएंसीज हुई है क्या वो कम हो सकती है क्या, दैट इज़ कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। और वो कितने अमाउंट से कम या ज़्यादा हो सकती है उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, उसको क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक, इसके बाद आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाना है आप लोगों को, बस बेसिक जो कंसेप्ट है वो बताना है। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट फैक्ट्स और रियलिटी, फैक्ट्स और रियलिटी इन सिंपल फॉर्म, इजी फॉर्मेट में जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि देखो, मैंने 1,500 लोगों का एक एरिया का डेटा कलेक्ट किया कि कितने लोग राइस खाते हैं, 1,500 लोग खाते हैं। फिर उसको सिंपल फॉर्मेट में कैसे करूँ कि उनका एज भी मुझे लेना है, सो दैट 5 से 10 साल के कितने बच्चे राइस खाते हैं, सिंप्लीफाइड हो गया, बस इतने ही बच्चे खाते हैं। 10 से 15 के कितने खाते हैं, 50 से 60 वाले कितने खाते हैं, उसको मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया। ठीक, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट फैक्ट्स और रियलिटी इन सिंपल फॉर्म। सेकेंड, अगर ये सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है। अरे यार 1,500 लोग हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कुछ नहीं, एज के हिसाब से ऑर्गेनाइज करो, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी सिंपल फॉर्म में। ठीक, एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें। ठीक है। थर्ड, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके लिए मैं लिख के दे रहा हूँ। थर्ड, यहाँ पे आप कंपैरिजन को फैसिलिटेट करते हो। ओके, मतलब मुझे क्या कहना है, यू कंपैरिजन फैसिलिटेशन, मतलब क्या, 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं या फिर 10 से 20 साल के जो बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 80 बच्चे राइस खाते हैं, मतलब 80% एज ग्रुप राइस खाता है। 50 से 60 में से 100 में से 20% लोग राइस खाते हैं। तो आप इसको कंपेयर कर रहे हो कि यार जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, 50 से 60 का बच्चा अगर हो रहा है, अगर वो बड़ा होता है तो उसका राइस खाने का कैपेसिटी कम होता है, लेकिन बचपन में वो ज़्यादा राइस खा रहा था। या फिर दूसरा इसका और एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जो छोटे उम्र के बच्चे उनको राइस पसंद है, जो बड़े उम्र के बच्चे उनको राइस पसंद नहीं है। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज कंपैरिजन। ठीक, फिर फोर्थ, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। जब आपने पूरा डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप लोगों को पता चला कि इंडिया में 1,000 लोगों में से, ऐसे मानो कि इंडिया का पॉपुलेशन 1,000 है, तो इंडिया में 1,000 लोगों में से सिर्फ 400 लोग ही राइस खाते हैं। अरे क्यों नहीं खाते 400 लोग, 400 से ज़्यादा लोग? तो जाकर पता चला, अरे बाप रे, राइस का कॉस्ट बहुत है। राइस का कॉस्ट बहुत क्यों है? क्योंकि राइस के सीड्स या राइस का जो प्लांटेशन है या फिर उसके लिए जो ये लगते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह जो लगते हैं, उनका कॉस्ट ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्म करेगा, पेस्टिसाइड्स का कॉस्ट कम कर दो, लोगों को अनुदान देना स्टार्ट करो, उनको सब्सिडीज़ देना स्टार्ट करो, फिर उनको जगह दे दो राइस उगाने के लिए, सो दैट कॉस्ट कम हो जाए। राइस का कॉस्ट कम हो जाए तो शायद 400 से लेके 600-700 लोग राइस खाना स्टार्ट करें। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ओके, फिर फिफ्थ, तो ये फोरकास्टिंग तो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, फोरकास्टिंग इज अगेन अ फंक्शन। एंड लास्ट में सिक्स्थ वन, डिराइव वैलिड inferences. What do you mean by inferences? So it is nothing but conclusion, or you can say it is something called as interpretation. जैसे कि मैंने बताया था कि इतने एज के ग्रुप है जो राइस नहीं खाते हैं, तो उनको राइस खाने के लिए जन जागृति करना चाहिए कि भाई आप लोग राइस खाओगे तो आपको ये डेफिशिएंसीज नहीं होगी। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ एरिया के लोग राइस को पूरा अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ डाइट, दिस दैट, लेकिन उनको नहीं पता अगर राइस नहीं खाते हो तो बॉडी के ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा खाना भी नॉट गुड, बहुत कम खाना भी नॉट गुड, तो लिमिट्स में खाना ज़रूरी होता है। ठीक है,
सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैंने सिर्फ एक एग्जांपल पकड़ के चल रहा हूँ राइस, सो दैट आप लोगों को पता चले कि क्या होता है। अगर आपको चाहिए तो मैं और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि कोई एक एरिया में क्राइम जो होता है, क्राइम का भी हम स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं। तो प्रेजेंट फैक्ट्स और रियलिटी इन सिंपल फॉर्म, तो इसको कैसे लिखेंगे? मान लो एक एरिया में चोरी कितनी हुई, चेन का जो साकली रहता है, गोल्ड का जो साकली होता है, चेन होता है, उसको खींच के लेकर जाने वाले कितने हैं, पॉकेट मारने वाले कितने हैं, राइट। फिर धमकाने वाले कितने हैं, मर्डर वाले कितने हैं, फिर सुसाइड वाले कितने हैं, फिर एक दूसरे को हेड़ा बनाने का मतलब 420 वाला जो केसेस होता है वो कितने हैं। तो उनको हम सेपरेट करके सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा, क्राइम तो 1000-1500 हुए, लेकिन उनको हमने कैटेगरी में डाल दिया कि वुमेंस के ऊपर मॉलेस्टेशन के केसेस कितने हुए, मर्डर्स कितने हुए, सुसाइड्स कितने हुए। फिर मतलब एक देखो मैं एग्जांपल कौन सा बता रहा हूँ, एक बिजनेस रिलेटेड एग्जांपल बताया राइस का, दूसरा मैं बता रहा हूँ विच इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू बिजनेस बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एज कम्पेयर टू द, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू योर कंट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एरिया में क्राइम कितने हो रहे, चोरी कितनी हुई, डकैती कितनी हुई, दुकान कितने लूटे गए। तो हमने उसको सेपरेट कर दिया, उसको हमने सेग्रीगेट कर दिया, तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया। फिर कंपैरिजन किया, अरे ये जो एरिया है जोगेश्वरी एरिया है, मुंबई का जोगेश्वरी एरिया, उसमें पॉकेट मारने वालों की संख्या ज़्यादा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मन पे नहीं लगाना है, ठीक है। और अंधेरी जाओ तो वहाँ पे सोने का चैन तोड़ के लेकर जाने वाले की संख्या ज़्यादा है। और अगर मैं थोड़ा सा स्लम साइड जाऊँ तो वहाँ पे मोलेस्टेशन के केसेस ज़्यादा है, शायद उधर कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, डर्टी चीज़ें होती है या गलत कहने की बातें चलती है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज कंपैरिजन। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, पुलिस क्या करेंगे? पुलिस देखेंगे जोगेश्वरी एरिया में पॉकेट मारने की चीज़ें ज़्यादा है, तो वो जगह जगह पे सर्वाइलेंस कैमरेज लगाएंगे, सीसीटीवीज देखने के लिए कि कौन वो पर्सन है या कौन सा वो ग्रुप है जो पॉकेट्स को चुरा के लेके जाता है। फिर जगह जगह पे पुलिस लोगों का एक ग्रुप बैठते रहेगा, जैसे कि जहाँ पे भीड़ होती है मार्केट के अंदर या फिर कोई गार्डन के इधर, तो उधर पुलिस ज़्यादा बैठेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एज समथिंग फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। फोरकास्टिंग क्या की जा सकती है? तो वो अनाउंसमेंट करेंगे, एज दिस एरिया इज़ क्राउडेड बी अवेयर ऑफ द थेफ्ट, चोर लोगों से सावधान, आपका मोबाइल, आपका वॉलेट, आपका सोने का चैन चोरी होने के चांसेस है। फोरकास्टिंग वो लोगों को अवेयर करने की काम करेंगे। डिराइव वैलिड इन्फ्रेंसेस या कंक्लूजन, तो वहाँ से कंक्लूजन क्या आ सकता है, इस एरिया में वॉलेट मारने का ही केसेस ज़्यादा है या चेन चोरने का ही केसेस ज़्यादा है या मोलेस्टेशन ही क्यों होता है? तो जो स्लम एरिया, वहाँ पे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया गया, तो इसके लिए वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, तो ये हुआ है उसका इन्फ्रेंसेस। जोगेश्वरी एरिया में वॉलेट जो चोरी हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो शायद वहाँ पे अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उनका बिजनेसेस वगैरह नहीं चल रहा है, घर में पैसे के प्रॉब्लम से, इसके लिए शायद वहाँ पे वॉलेट चोरी होने का या सोने का गोल्ड का चैन चुराने का केसेस ज़्यादा हो रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस रखेगा कि लोगों को अवेयर करेगा कि आपको पढ़ना है। फिर वहाँ पे जॉब के लिए जॉब फेयर्स अरेंज किए जाएंगे, रोज़गार मेला जिसको कहते हैं वो अरेंज किया जाएगा। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं using the data of statistics, getting। and last part of this, because अपना लेक्चर ख़त्म होने को आया है, एंड फर्स्ट चैप्टर में इतना ही theoretical पार्ट है, कुछ और नहीं है। something called as scope and limitations of statistics। तो स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, कहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को अपोज किया जाता है, मतलब लिमिट हो जाता है, एंड कहाँ कहाँ पे इसका स्कोप है। तो इसका जो स्कोप है बहुत अलग अलग सेक्टर में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, कंप्यूटर्स में है, कंप्यूटर भी डेटा कलेक्ट करता है, उसके ऊपर वर्कआउट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। स्कोप मतलब क्या, उसका यूजेस। स्कोप मतलब क्या, स्कोप का मतलब क्या होता है, यूजेस, ठीक है, यूजेस। तो फिर दूसरा आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में यूज़ कर सकते हो। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में मतलब कोई और कंट्री ने अपने ऊपर कितना बार अटैक किया, तो वहाँ पे भी ये काम आ सकता है। एग्रीकल्चर फील्ड में ये काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल, ठीक है। फिर फार्मेसी फील्ड में काम आता है। फार्मेसी फील्ड में काम क्यों आता है कि कौन सा डिसीज़ ज़्यादा है तो कौन सा मेडिसिन बनाना चाहिए। जैसे अभी कोरोना आया तो बहुत सारे कंपनीज पीछे दौड़ने लगे कोरोना का वैक्सीन निकालने के लिए, एंड फिर जैसे वो दौड़ने लगे तो फिर उन्होंने देखा कौन सा वैक्सीन कितना इफेक्टिव है,
कितने पॉपुलेशन को, जैसे कि अपने को अफोर्डेबल एंड अपने लोगों को सूटेबल वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड ये वाला था, क्या कहते हैं उसको, रशिया का कौन सा था वो, द वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड रशिया का भी एक आया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को याद आ रहा है रशिया का वैक्सीन? गिव मी अ सेकेंड, स्पुतनिक 5, तो वो वैक्सीन अपने को सूट होता है। अगर आप ओमान, दुबई चले जाओ तो वहाँ पे फाइज़र का वैक्सीन दिया जा रहा है, फाइज़र एंड एस्ट्राजेनिका कंपनी का, ठीक है। तो जो लोगों को जो सूट हो रहा है, अफोर्ड हो रहा है, उस हिसाब से डेटा कलेक्ट करने का काम फार्मेसी सेक्टर में किया जा सकता है। और इसका तो यूज़ इकोनॉमिक्स में है ही, इकोनॉमिक्स का स्टडी करने के लिए नो डाउट। हर साल आपका बजट आता है, बजट के साथ साथ उसके एक दिन पहले आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे होता है, और उस इकोनॉमिक सर्वे में आप लोगों को ये चीज़ काम आती है, स्टैटिस्टिक्स की, डेटा का काम बहुत होता है, ठीक है। सो इट इज़ यूजफुल इन सो मेनी सेक्टर्स, स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज देयर। फिर इसका लिमिटेशंस क्या है, व्हाट आर लिमिटेशंस? लिमिटेशंस मतलब क्या कह सकते हो आप इसको? लिमिटेशन मतलब रेस्ट्रिक्शन, कहाँ ये यूज़ नहीं होता है, रेस्ट्रिक्शंस। तो यह कहाँ यूज़ नहीं हो सकता, तो इसका सबसे बेसिक रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट स्टडी अ फिनोमेना एंटायरली, पूरा फिनोमेना वो पढ़ नहीं सकता है, सिर्फ गेस करता है। मतलब जैसे कि कोई एरिया में वॉलेट का चोरी हो रहा है, तो उसने सिर्फ गेस लगाया कि शायद इधर अनएम्प्लॉयड लोग रह सकते हैं, उसने पूरा इन डेप्थ स्टडी नहीं किया है, पूरा इन डेप्थ स्टडी नहीं होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि पूरा इन डेप्थ स्टडी नहीं होता है, ये उसका लिमिटेशन बन जाता है, ठीक है। और समटाइम्स वो पूरे जो रीजन्स है उसको रिवील नहीं कर पाता है, यू नो, सो मे नॉट रिवील एनीथिंग अबाउट अंडरलाइंग फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स को वो पूरा रिवील नहीं कर सकता है, तो ये भी उसका एक लिमिटेशन बन जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम सिलेक्टेड ग्रुप का ही स्टडी करते हैं, सभी ग्रुप का स्टडी नहीं करते और एस्टिमेट कर देते कि हाँ 100 में से 10 लोगों को ऐसा लगा, तो इसके लिए शायद नेक्स्ट 90 लोगों को भी वो ऐसा ही रहेगा, ऐसे लगता है। जैसे कभी होता है ना, इलेक्शंस आता है तो फिर मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनी पॉलिटिकल साइड बट फैक्ट बता रहा हूँ। जैसे अगर गुजरात में चले जाओ तो गुजरात विल से वी विल सपोर्ट बीजेपी, वी विल सपोर्ट दिस पॉलिटिकल पार्टी। दिल्ली जाओ तो आपको सपोर्ट करेंगे, कर्नाटक जाओ तो कांग्रेस को करेंगे, तमिलनाडु जाओ तो द्रमुक नाम करके वहाँ पे डीएमके करके है, तो दे विल सपोर्ट दैट। तो मोस्टली क्या होता है कि ये पीपल विल स्टडी अबाउट गुजरात एंड दे विल से कि ऑल इंडिया सपोर्ट्स बीजेपी। नो, तमिलनाडु सपोर्टिंग somebody else, कर्नाटक सपोर्टिंग somebody else, महाराष्ट्र सपोर्टिंग somebody else। तो क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्टडी करके एजम्पशन किया जाता है कि पूरे ग्रुप में एजम्पशन किया जाता है कि पूरे ग्रुप को वो पसंद आएगा। जैसे कि क्लास में 60 बच्चे, 60 में से 10 बच्चों को आइसक्रीम पसंद है, राइट, 10 बच्चों को चाय पसंद है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 60 बच्चों में से आधे बच्चों को आइसक्रीम पसंद है, आधे बच्चों को चाय पसंद है, शायद किसी को कॉफ़ी भी पसंद आएगा। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है। किसी को हम डोमिनेट हो जाता है, डोमिनेशन वाली चीज़ हो जाती है, किसी के बारे में सोचते नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल को कॉमन पकड़ के चलते हैं। सो दैट इज़ अगेन स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन है, ओके। सो दिस ऑल इज़ रिलेटेड टू योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड इसके बाद जो अभी हमें डेटा चैप्टर पढ़ना है दैट इज़ कॉल्ड एज कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो मैंने यहाँ पे जो दिखाया, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन होगा, फिर ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है वो सीखेंगे, फिर एनालिसिस के बहुत सारे टेक्निक्स है वो पढ़ेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन की चीज़ें वो हमें पढ़नी है, ठीक। तो उसमें भी कुछ डेफिनेशंस है, सम्स है, मेथड्स है, फॉर्मूलाज है। धीरे 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 हमें अभी सिलेबस को कवर अप करना है। तो समझा तो यस, नहीं समझा तो नो।